Hello students, today we will read SST Part 2 Geography Chapter 2 Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. So students, हमने कल फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि लैंड क्या है, भूमि किसे कहते हैं एंड भूमि का उपयोग, लैंड यूज। देन हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, भूमि का जो है संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। मृदा संरक्षण है ना, और मृदा संरक्षण के उपाय। देन उसके बाद देखा था सॉइल, मिट्टी, एंड फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी के अलग अलग फॉर्मेशन, एंड मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, मल्चिंग, कंटूर बेरिंग, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग एंड इंटरक्रॉपिंग, कंटूर प्लगिंग एंड शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं। एंड वाटर, वाटर के बारे में हमने जाना था कि जल किसे कहते हैं और इसकी उपलब्धता क्या है। देन अब हम देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, जल उपलब्धता की समस्याएं। सो लिसन केयरफुली एंड लुक एट दिस वीडियो, ये सेकेंड वीडियो है। प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, कौन कौन सी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। सो देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है ना। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। जैसे हमने बताया कि विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश जैसे अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलग अलग भागों में, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ जाता है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल के स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। सो अब हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस, जल संसाधनों का संरक्षण, की जल की कमी है तो हम इसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं। एक्सेस टू क्लीन एंड adequate water sources is a major problem facing the world today. आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। हमें जो है फ्रेश जल नहीं मिलता है। फ्रेश वाटर के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेप हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस dwindling resources. Even though water is a renewable resources, इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। जैसे जल एक नवीनीकरण संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्त्राव जल के प्रमुख संदूषक है। जैसे इसमें शामिल नाइट्रेट, धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्त्राव को उपयुक्त विधि से शोषित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। Forest and over vegetation cover slow the surface runoff and replenish underground water. Water harvesting is another method to save
सरफेस रन ऑफ, जो वाटर वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद कर देते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रह पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। सबसे पहली विधि हमने क्या बताया कि इसमें अनुयुक्त जो अशोधित क्या है रूप से जो शोधित वायुमल है ना, जैसे कृषि रसायन का विसर्जन, जल निकायों में औद्योगिक बहिस्त्राव, ये इन सब से हम क्या कर सकते हैं, इन्हें ना करके हम जल बचा सकते हैं। दूसरा क्या है, उसे हम रिसाइकल करके, ये दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, देखा आपने कि जो ड्रॉपिंग विधि है ना, अडॉप्टिंग दिस मीन्स ऑफ इरिगेशन, हम जो ड्रिप विधि है उसे हम अपना सकते हैं पानी बचाने के लिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप एंड डायरेक्टिंग इट टू एन appropriate location where it is stored for future use। अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी होती है। अब हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन किस प्रकार है। So, natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of content between the lithosphere, hydrosphere and the atmosphere that we call biosphere। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, जैव मंडल मीन्स बायोस्फीयर कहेंगे। In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival। इसमें क्या है, जैव मंडल में क्या है कि सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर क्या होते हैं, संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को ही हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, मीन्स पारितंत्र कहते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, जो वनस्पति और वन्य जीवित बहुमूल्य संसाधन होते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट सॉइल। जो पौधे हमें क्या करते हैं, इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, और फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मिट्टी की सुरक्षा करते हैं। इसे क्या कहेंगे, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। गिव अस फ्रूट्स, नट्स लाइक turpentine oil, gum, medicals, plants and also the paper that is so essential for use studies। There are innumerable uses for plants and you can add some more। ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, है ना, जैसे कि हमने बताया, और हमें सांस लेने के लिए जो है हेल्पफुल होते हैं। फसलों को उगाने के लिए होते हैं, मिट्टी की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमि के जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि, पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप में आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होते हैं। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और इकोसिस्टम में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे चिड़िया अपने भोजन के लिए
कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो या छोटे हो, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? इकोसिस्टम किस प्रकार बनता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कहाँ कहाँ पर है? The growth of vegetation depend primarily on temperature and moisture. The major vegetation types of the world are grouped as forest, grassland, shrub and tundra. वनस्पति की जो वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में हम रख सकते हैं, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होते जाती है ना, तो क्या होता है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीले झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित होती है। Today there are many more people in world than there were 2 centuries back. To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops. Forest cover all over the world is vanishing rapidly. There is an urgent need to conserve these valuable resources. पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं और विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता होती है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ। Plants give shelter to animals and together they maintain the ecosystem. वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही इकोसिस्टम को भी क्या करते हैं, अनुरक्षित करते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटपन्न है और कुछ लुप्त होने के कगार पर होते हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूसंकलन, इन कौन कौन सी चीजें हैं जो होती है? मेनी स्पीसीज हैव बिकम, जैसे डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोशन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर, ये सब, सुनामी एंड लैंडस्लाइड आर सम फॉर द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स विच एक्सप्रेस ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दिस रिसोर्सेस। इन सब के कारण क्या होते हैं? कुछ मानव और जो प्राकृतिक कारक मिलकर क्या करते हैं, इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। जैसे कि हम शिकार करते हैं, है ना, जिससे पशुओं क्या होते हैं, पशुओं की कमी हो जाती है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में क्या हो जाती है, तेजी से कमी आ जाती है। पशु खाल, जैसे चमड़ा मिलता है हमें, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया जाता है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। सो स्टूडेंट, देखा आपने कि हमें किस किस चीज़ को बचाने की ज़रूरत है, कि तेज़ी से क्या हो रहा है, ये सब हो रहे हैं, है ना। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ sanctuaries, biosphere reserve are made to protect our natural vegetation and wildlife conservation.
राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभ्यारण्य, जैवमंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि के संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है और विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने जो क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध माना जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये फॉरेस्ट फायर किस प्रकार से आग लग जाती है और सारे जंगल और जो पेड़ पौधे पशु क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। An international convention CITES has been established that lists several species of animal and bird in which trade is prohibited. Conservation of plants and animals is an ethical duty of every citizen. एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, the Convention on International Trade in डेजर्ट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, डू यू नो CITES सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि वन्य प्राणियों और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा तो नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28000 जातियां रक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हमने क्या जाना कि भूमि, जल और मिट्टी और वनस्पति जातियों को, है ना, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में जाना और वेजिटेशन के बारे में।